है ना। पिछले क्लास में हमने विमेन का कंडीशन देखा फ्रांस में, ये विमेन का क्या कंडीशन है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, है ना। तो यानी फ्रांस में स्लेवरी था, स्लेव मींस जो गुलाम होते हैं, समझ में आ रहा है ना। अब ध्यान से देखो यहां पे, वन ऑफ द मोस्ट रिवॉल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जैकोबिन रेजिम was the abolition of slavery in French colonies, है ना। जो जैकोबिन का जो गवर्नमेंट आया था, जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट था, जिसका लीडर कौन था, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, याद है ना। तो उस समय का जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट था उसने क्या किया, स्लेवरी को फ्रेंच कॉलोनीज से खत्म कर दिया। पहले फ्रेंच कॉलोनीज में क्या था, स्लेवरी, स्लेव्स होते थे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे ना, जिनका एग्रीकल्चरल फील्ड्स होता था बड़ा बड़ा, समझ में आ रहा है ना, बहुत लार्ज फील्ड होता था उनका, तो उनके पास स्लेव्स होते थे काम करने के लिए उनके फील्ड पे। अरे एक बात बताओ, जो मान लो लैंड लॉर्ड है, जो ओनर है, उसके पास बहुत बड़ा जमीन है, जब उसके पास काम करने के लिए कोई नहीं रहेगा तो उस जमीन से कोई वो फायदा निकाल पाएगा नहीं। तो पुराने जमाने में स्लेव्स होते थे, लैंड ओनर्स के पास स्लेव्स होते थे, और वो स्लेव काम करते थे उस जमीन पे, फार्मिंग करते थे या जो भी काम वो बोलता था वो करते थे, समझ में आ रहा है ना। तो फ्रांस के कॉलोनीज में पहले स्लेवरी था, ठीक है। देखो लिखा है द कॉलोनीज इन द कैरेबियन, देखो वहां लिखा है ना, द कॉलोनीज इन द कैरेबियन। कैरेबियन किसको बोलते हैं, कैरेबियन सी सुने हो, कैरेबियन सी, अरेबियन सुने हो ना, एक कैरेबियन सी भी है। कैरेबियन सी कहां पर है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, है ना, है ना। ये देखो, ये है ना, ये नॉर्थ अमेरिका है, और ये यहां पे ये साउथ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में यहां पे जो सी देख रहे हो ना, इसी को बोलते हैं कैरेबियन सी। तो यहां पे बहुत सारा ऐसे 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 इस शेप में छोटा छोटा आइलैंड है, बहुत सारा आइलैंड है। आप सुने होंगे सबसे तेज दौड़ने का रिकॉर्ड किसका है, नाम जानते हो ना, उसैन बोल्ट। उसैन बोल्ट जिस आइलैंड से है ना, जमैका, नाम सुने होगे। उसैन बोल्ट कहां से है, जमैका, जमैका कंट्री है। वो जमैका एक्चुअल में एक आइलैंड है छोटा सा, यहीं पर है, कैरेबियन में है वो, वहीं से है उसैन बोल्ट, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत, क्लियर है ना यहां तक। तो इनको बोला जाता है कैरेबियन कंट्रीज या कैरेबियन आइलैंड्स। कैरेबियन सी में ये सब प्रेजेंट है। तो वही बुक में आगे 3 नेम दे रखा है, वो तीनों नेम कैरेबियन आइलैंड का है, ठीक है। देखो लिखा हुआ है द कॉलोनीज इन द कैरेबियन, क्या क्या नेम है, मार्टिनिक, ग्वाडेलूप एंड सैन डोमिंगो। अभी भी ये सब है। आप जाके गूगल मैप्स पे सर्च करोगे ना मार्टिनिक, तो आपको दिखाएगा कैरेबियन में एक आइलैंड है मार्टिनिक, समझ में आ रहा है ना। आप जाके सर्च करना ग्वाडेलोप, जैसे ही ग्वाडेलोप सर्च करोगे गूगल मैप्स में आपको दिखाएगा एक आइलैंड वहीं कैरेबियन में। आप सर्च करना जाके सैन डोमिंगो, ये सब आइलैंड है वहां पे, समझ में आ रहा है ना, कैरेबियन में। तो वहीं पर जो स्लेव्स थे ना, उनको फ्रांस वाले यहीं पर उठा के लाते थे, यहां पे उनसे फार्मिंग करवाते थे। किस चीज का फार्मिंग, शुगर का, शुगर जान रहे हो ना, चीनी, और किसका कराते थे, इंडिगो, हाँ इंडिगो जान रहे हो ना, इंडिगो डाई होता है ब्लू कलर का, कपड़े को कलर देने का काम करता है वो, है ना। टोबैको, टोबैको जान रहे हो ना, तंबाकू, जो कि सेहत के लिए हानिकारक है, उसका खेती करवाते थे सब, समझ में आ रहा है ना, टोबैको का, है कि नहीं। तो ये सब चीज वहां कैरेबियन में होता था, और ये सब काम जाके कैरेबियन में कौन काम करता था, प्लांटेशन का, स्लेव्स। और फ्रांस वाले वो स्लेव कहां से लाते थे, कहां से लाते थे, दुकान से, दुकान में नहीं मिलता है, समझ में आ रहा है ना। देखो
यहां पे यूरोप है, ये क्या है यूरोप, और यहां नीचे क्या है ना अफ्रीका, अफ्रीका है ना। तो ये फ्रांस वाले सबसे पहले अफ्रीका आते थे, अफ्रीका में स्लेव्स बिकते थे। तो यहाँ जो अफ्रीका के जो हेड थे, छोटे छोटे लोकल हेड्स जो थे, वो स्लेव बेचा करते थे, मतलब अफ्रीकन्स को बेचते थे वो। अब वो सब अफ्रीकन को जहाज में ठूस ठूस के भर देते थे, समझ में आ रहा है ना। और फिर यहां से स्लेव खरीदने के बाद वो सब कहां जाते थे, कैरेबियन जाते थे, और ये सब स्लेव को कैरेबियन में जाके बेच देते थे। और ये सब स्लेव प्लांटेशन का काम करते थे वहां पे। किसका प्लांटेशन होता था, शुगर का, टोबैको का, इंडिगो का। फिर वो जो शुगर टोबैको इंडिगो होता था, उसको ये जो फ्रांस के जो सेलर्स थे, इसको यहां से उठाकर लाकर फिर फाइनली कहां बेचते थे, फ्रांस में बेचते थे। तो फ्रांस का इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत अच्छा था, और फ्रांस रिच होते जा रहा था इसके चलते। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत, क्लियर है ना। तो वही इसमें लिखा हुआ है, देखो, द कॉलोनीज इन द कैरेबियन, मार्टिनिक, ग्वाडेलोप एंड सैन डोमिंगो were important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee। कॉफी भी ग्रो कराते थे वहां पे, है कि नहीं। कॉफी जानते हो ना, कॉफी पीने के बाद आप कॉफी पी लोगे ना तो आपको लगेगा कि 5 मिनट के बाद एनर्जी आ गया आपके ब्रेन में, अगर आप थके हुए हो तो। क्यों, क्योंकि कॉफी हो गया, टी हो गया, इसमें स्टिमुलेंट होता है, वो डायरेक्ट ब्रेन को अफेक्ट करता है एकदम। मान लो है ना, ऐसे बच्चा लोग को नहीं पीना चाहिए, समझ में आ रहा है। 11th 12th में चल गए, पढ़ते पढ़ते थक जा रहे हो तो कॉफी पी लिए। प्रॉपर टाइम पे पीना चाहिए, जब मन में आए तब नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर आप इर्रेगुलर वे में पियोगे तो उसके चलते एसिडिटी होने लगता है, फिर है ना, हार्ट बर्न होने लगेगा, एसिडिटी होने लगेगा, ठीक है। देखो लिखा है, ये सब टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफी का वहां प्लांटेशन होता था। नेक्स्ट, बट द रिलक्टेंस ऑफ यूरोपियंस to go and work in distant and unfamiliar lands meant a shortage of labor on the plantations। लेकिन जो यूरोपियंस थे वो अपने घर से दूर जाकर यहां काम नहीं करना चाहते थे, इसीलिए तो ये लैंड ओनर्स को क्या खरीदना पड़ता था, स्लेव खरीदना पड़ता था। समझ में आ रहा है ना, आप इधर ध्यान से समझो। ये सब एरिया किसके कंट्रोल में है, फ्रांस, यूरोपियंस के कंट्रोल में है। लेकिन यूरोपियंस अपने घर से दूर जाकर यहां काम नहीं करना चाहते थे, घर से दूर चले जाएंगे ना, वहीं पे पता चला 2 साल 3 साल वही काम कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। तो घर से दूर नहीं जाना चाहते थे, तो इसीलिए यूरोपियंस क्या करते थे, स्लेव खरीदते थे और स्लेव को यहां पर काम पे लगा देते थे। और ये स्लेव जो भी शुगर, कॉफी, टोबैको, इंडिगो ये सब प्रोड्यूस करते थे, उसको लेकर फिर ये लोग वापस फ्रांस में ले जाके बेचते थे। समझ में आ रहा है ना, तो वही लिखा हुआ है। सो दिस वॉज मेड बाई अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड द अमेरिका। आप देख रहे हो ना, ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड हो रहा है ना, है कि नहीं। फ्रांस से सेलर्स आ रहे हैं, अफ्रीका से स्लेव्स को खरीद रहे हैं, और कहां जाके बेच रहे हैं उनको, कैरेबियन में। समझ में आ रहा है ना। और जब भी, अब जैसे मान लो स्लेव खरीदे, समझ में आ रहा है, मान लो सृष्टि स्लेव सब खरीदी, समझ में आ रहा है ना। अब मान लो विराट भी स्लेव सब खरीदा, समझ में आ रहा है ना। तो अब जो भी स्लेव खरीद रहा है उसको पता चलना चाहिए ना कि मेरा स्लेव है, ये तो कैसे पता चलेगा। तो वहां पे क्या होता था, लोहा रखा जाता था, लोहा पे डिजाइन बनवाया जाता था। सृष्टि अपना डिजाइन बनवाएगी लोहा पे, उस पे लिखा रहेगा एस, सुंदर से एस लिखा रहेगा पूरा बढ़िया से। और उस एस को क्या किया जाएगा, उसको आग में गर्म किया जाएगा, और गर्म करने के बाद फिर वो स्लेव के पीठ पे दाग दिया जाएगा। तो स्लेव के पीठ पे छाप पड़ जाएगा ना एस, तो देखते ही पता चलेगा अरे सृष्टि का स्लेव है, कोई नहीं इसको चुरा सकता है। कोई चुराएगा तो पता चल जाएगा ना, क्यों, क्योंकि आपने उसको मार्क कर दिया ना हॉट ऑब्जेक्ट से, वो परमानेंट निशान बन गया, उसको कोई नहीं हटा सकता है। कैसे हटेगा,
आपने गर्म लोहे से दाग दिया ना किसी को, देखो कितना खुश हो रही है। उसके बाद देखो, है ना, विराट मान लो, विराट अपने लिए वी का सिंबल बनवाया, क्या नंबर 18, नंबर 18 करवाया, नंबर 18 बनवाया लोहा से विराट। अब वो जो 18 वाला लोहा है उसको गर्म किया जाएगा आग में, और फिर उससे मार्क कर दिया जाएगा स्लेव के ऊपर, तो स्लेव के ऊपर 18 छप जाएगा। वो सब किसका स्लेव है? विराट का। वो सिंबल देखते ही पता चल जाएगा, है ना। तो इस चीज को बोलते हैं ब्रांड करना। स्लेव्स को ब्रांड कर दिया जाता था, मतलब गरम लोहा से दाग दिया जाता था, और उनका फिर शैकलिंग होता था। शैकलिंग मतलब फिर उनके हाथ पैर में चेन पहना दिया जाता था, तो इसी को कहते हैं ब्रांडिंग एंड शैकलिंग। लोहा से दाग दिए, चेन पहना के चढ़ा दिए जहाज पे। चेन नहीं पहनाओगे तो भाग जाएगा ना, स्लेव भागना चाहेगा ना, आपका गुलामी करेगा, कहेगा भागो इधर से भाई। इसलिए सबको चेन पहना के ले जाया जाता था। और एक बार आप चेन पहना के आइलैंड पे पहुंचा दिए, अभी आइलैंड से कहाँ भागेगा सर, अगल बगल समुंदर ही है, कहीं भागेगा? भागेगा भी तो मान लो गुस्सा में पानी में कूदा, 200 मीटर तक जाएगा, क्या थक गए डूब जाएंगे, फिर वापस आ जाएगा, फिर वहीं पे आके आइलैंड पे आके काम करेगा, कहाँ जाएगा सर? समझ में आ रहा है ना? है ना, इंसान बहुत खतरनाक चीज है कि नहीं। चलो क्या बता रहा था। सो दिस वॉज मेड बाई अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड द अमेरिकास। यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका के बीच में ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चल रहा था, है ना। द स्लेव ट्रेड बिगैन इन द 17th सेंचुरी। अंडरलाइन कर लो, ये स्लेव ट्रेड स्टार्ट कब हुआ? 17th सेंचुरी में। 17th सेंचुरी मतलब 1600 के टाइम में, है ना। 1600 वाला जो टाइम था, उस टाइम स्टार्ट हो गया था स्लेव ट्रेड, ठीक है। देखो लिखा है, फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बॉर्डियू और नैंटेस टू द अफ्रीकन कोस्ट। तो दो पोर्ट याद रखना, है ना। ये यूरोपियंस फ्रांस के किस पोर्ट से सेल करना स्टार्ट करते थे? पोर्ट ऑफ बॉर्डियू एंड पोर्ट ऑफ नैंटेस, है ना। पोर्ट ऑफ बॉर्डियू एंड पोर्ट ऑफ नैंटेस। जैसे इंडिया में भी बहुत सारा पोर्ट है, कोलकाता पोर्ट, गुजरात पोर्ट, है ना, विशाखापट्टनम पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, ऐसा बहुत सारा पोर्ट है। वैसे फ्रांस में दो फेमस पोर्ट था, पोर्ट ऑफ बॉर्डियू एंड पोर्ट ऑफ नैंटेस। तो वहां से वो यूरोपियन से सेल करते थे, सेल करते करते अफ्रीका आते थे, वहां से स्लेव खरीदते थे, उनको कहां जाके बेच देते थे? अमेरिकाज में। समझ में आ रहा है ना? यही सब लिखा है, खरीद खरीद के बेच देते थे। देखो लिखा है, एक दो लाइन नीचे आ जाओ, देखो लिखा है, स्लेव्स वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स ऑफ शुगर, कॉफी एंड इंडिगो। अब बताओ, यूरोप में डिमांड बढ़ते जा रहा है, यूरोप में पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, तो यूरोप में किसका डिमांड बढ़ रहा है? शुगर का, इंडिगो का, कॉफी का डिमांड बढ़ते जा रहा है। अब डिमांड बढ़ रहा है तो आप सप्लाई कैसे फुलफिल कर पाओगे? और यूरोपियंस जाके काम करना नहीं चाह रहे हैं कैरेबियन में, तो ये सारा डिमांड किसके चलते मीट हो पा रहा है? स्लेव्स के चलते, स्लेव ट्रेड के चलते। स्लेव्स जाके वहां काम कर रहे हैं, ये सारे चीजों को ग्रो कर रहे हैं, और फिर वो चीज यूरोप पहुंच पा रहा है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है। तो इसके चलते क्या हो रहा है, ये जो सिटी वाला सब, ये जो पोर्ट वाला जगह है ना, बॉर्डियू और नैंटेस, वहां का इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ते जा रहा है, तो वो सब रिच होते जा रहा है सिटी, है ना। वही लिखा है, पोर्ट सिटीज लाइक बॉर्डियू एंड नैंटेस owed their economic prosperity to the flourishing slave trade। तो ये जो फ्रांस का पोर्ट है बॉर्डियू और नैंटेस, वहां का इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों बढ़ पा रहा है? किस चीज के चलते? स्लेव ट्रेड के चलते। स्लेव ट्रेड हो रहा है तभी तो वहां का इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रहा है। स्लेव ट्रेड नहीं होता तो स्लेव्स जाके काम नहीं करते हैं कैरेबियन में, स्लेव्स कैरेबियन में जाके काम नहीं करते हैं तो शुगर, टोबैको, कॉफी ये सब नहीं ग्रो होता, तो वहां कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो पाता। समझ में आ रहा है ना?
नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाओ। Throughout the 18th century, there was little criticism of slavery in France. देखो स्लेवरी स्टार्ट कब हुआ था? 17th सेंचुरी में, और 18th सेंचुरी में जो फ्रांस के लोग थे अब ये इसको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिए थे कि स्लेवरी अच्छा चीज नहीं है ना, इसमें ह्यूमन राइट्स बिल्कुल नहीं बच जाता है, जो भी स्लेव्स होते हैं उनका कंडीशन बहुत खराब रखते हैं जो प्लांटेशन ओनर्स है। तो ये ह्यूमैनिटी, इसमें ह्यूमनिज्म नहीं है, ये चीज सही नहीं है। तो अब इसका क्रिटिसिज्म स्टार्ट होने लगा। किस सेंचुरी से? 18th सेंचुरी से। समझ में आ रहा है ना? राज इसमें ठीक से बैठो, गर्दन टेढ़ा हो जाएगा, ठीक से बैठो, समझ में आ रहा है? ऐसे बैठी हुई हो, गर्दन टेढ़ा हो जाएगा ना, हद हो गया। नेक्स्ट, द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली याद है ना कब बना था? 1789 के रिवॉल्यूशन के बाद 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो उसी के बाद नेशनल असेंबली बना है कि नहीं? द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट वेदर द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज। जब याद है ना नेशनल असेंबली बना था तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, और कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ था? डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। उसमें सब इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इसी सब का बात हो रहा था ना। तो अब नेशनल असेंबली में डिबेट हो रहा है कि ये हमने जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन लिखा है ये सिर्फ हमारे लिए कि इनके लिए भी है, ये भी इंसान ही है, हम ही लोग लिबर्टी रखेंगे कि इनको भी लिबर्टी देंगे? ये सब डिबेट होने लगा। फाइनली जाके जब कन्वेंशन बनता है, यानी 1792 में जब फ्रांस रिपब्लिक बन जाता है, तो नेशनल असेंबली का नाम चेंज होकर क्या हो जाता है? नेशनल कन्वेंशन। वो नेशनल कन्वेंशन रूल बनाता है कि स्लेवरी को अबॉलिश किया जाए पूरे फ्रांस में और फ्रांस के कॉलोनीज में भी, और फाइनली स्लेवरी खत्म हो जाता है। कब? 1792 में, जब फ्रांस क्या बन जाता है? रिपब्लिक। तो 1792 या 93 में खत्म हो जाता है स्लेवरी। लेकिन उसके बाद हमें पता है 1804 में वापस से फ्रांस क्या बन जाता है? रिपब्लिक, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की या मोनार्की? मोनार्की। फ्रांस में वापस से मोनार्की आ जाता है। 1804 में फ्रांस का एम्परर कौन बन जाता है? नेपोलियन। फ्रांस का एम्परर कौन बन जाता है? नेपोलियन। और वो रिपब्लिक को खत्म कर देता है और फ्रांस में वापस से क्या आ जाता है? मोनार्की। तो नेपोलियन ये राइट्स को भी खत्म कर देता है। नेपोलियन कहता है स्लेवरी इज गुड, वापस से स्लेवरी आ जाता है। समझ में आ रहा है ना? 1804 में। और फाइनली 1848 में फाइनली स्लेवरी फिर से खत्म हो जाता है। और 1848 में जो स्लेवरी खत्म होता है उसके बाद फिर दोबारा कभी नहीं आता है। कोई दिक्कत? क्लियर है? नहीं आता? बहुत अच्छे। देखो अभी तक हमने क्या सुना? बहुत कुछ सुना, लेकिन स्लेवरी के रिगार्डिंग क्या सुना? हमने ये सुना कि जब नेशनल कन्वेंशन बनता है, जब फ्रांस रिपब्लिक बनता है, तो स्लेवरी खत्म हो जाता है। लेकिन जब 1804 में है ना अखिलेश, वापस से जब नेपोलियन आता है तो फिर स्लेवरी वापस से आ जाता है फ्रांस में। फिर फाइनली स्लेवरी कब खत्म होता है? 1848 है ना। गवर्नमेंट समझ गया कि ये सब बहुत अच्छा चैप्टर है, ये सब क्या बच्चा सबको समझ में आएगा, इसीलिए गवर्नमेंट हटा दिया 9 से। सब है कि नहीं? है कि नहीं? अच्छा किया ना। बताओ कितना अच्छा स्टोरी है, स्टोरी सुना रहे हैं मस्त, आपको सब समझ में भी आते जा रहा है, लेकिन फिर भी आपको अच्छा नहीं लग रहा। आप समझ रहे हो ना? है कि नहीं? और कितना बढ़िया स्टोरी, इसी स्टोरी को 3 बार 4 बार पढ़ोगे खुद ही आपको याद हो जाएगा। है कि नहीं? इसके बाद ध्यान से सुनो, ये जो अफ्रीकन्स, इधर ध्यान से सुनो, बात नहीं, ये जो अफ्रीकन स्लेव्स थे
इनको क्या बोला जाता था? निग्रोज, है ना? बोल मत देना, कभी भी कोई अफ्रीका का आदमी आपको इंडिया में दिखाई दे तो गलती से भी उसको निग्रो मत बोल देना, पटक के मारेगा आपको। क्योंकि निग्रो एज अ मतलब समझ लो गाली के टर्म्स में यूज होता है, समझ में आ रहा है ना? जो बुक में दे रखा है ना निग्रो, कभी भी आपको अफ्रीका का आदमी दिखाई दे, देखो अफ्रीका का आदमी एक दूसरे को निग्रो बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि वो है ना, वो अपने में बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन कोई बाहर का बोल देता है तो सब फायर हो जाता है, फिर गुस्सा जाता है, कहता कैसे बोल दिया, हाँ ज्यादा शांत पत्ती कर रहा है, हीरो बन रहा है, पटक के मारेगा सर, निग्रो नहीं बोल देना, समझ में आ रहा है ना? देखो लिखा है निग्रो का मतलब क्या है, देखो लिखा हुआ है निग्रोस का मतलब है इट इज अ टर्म यूज्ड फॉर द इंडिजिनस पीपल ऑफ अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा। सहारा डेजर्ट के साउथ में जो अफ्रीकन्स रहते हैं ना, उन्हीं के लिए ये वर्ड यूज होता है निग्रो। लेकिन देखो उसके आगे बता रखा है इट इज अ डेरोगेटरी टर्म, ये खराब सेंस में यूज होता है, नॉट इन कॉमन यूज एनी लॉन्गर। अब आज के दुनिया में ये वर्ड यूज नहीं होता, उस समय यूज होता होगा जब स्लेव ट्रेड होता था, निगरों को पकड़ो तो जी, वो हट्टा कट्टा दिख रहा है, पकड़ के लाइए, ये 5 किलो चीनी उगाएगा अकेले समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहले यूज होता होगा, अब ये वर्ड यूज नहीं होता है, तो आप भी मत यूज करना, समझ में आ रहा है ना? हाँ क्या? नाउ इट इज कंसिडर्ड एज अ डेरोगेटरी टर्म, ठीक है? बहुत अच्छे, ये स्लेवरी वाला भी टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। हो गया, अब तो सब चैप्टर खत्म है, सारा काम का चीज हम पढ़ा दिए। अब इसके बाद सेकंड कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है? हाँ हम लोग सिविक्स स्टार्ट कर देंगे, कम से कम डेमोक्रेसी ये सब तो नए बुक में भी है ना, हम लोग कम से कम पुरानी ही बुक से डेमोक्रेसी पढ़ लेंगे, तो मिलता जुलता ही रहेगा ना, डेमोक्रेसी का डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना? बताइए, मतलब कितना ये बदमाश काम है, बदमाशी वाला काम है। सिलेबस आप चेंज कर दिए हो टाल ठोक के, अब बुक मार्केट में दूर दूर तक नहीं है हा? कल बुक ढूंढते ढूंढते राजस्थान पहुंच गया बुक ही नहीं मिला फिर वापस आना पड़ा पटना, समझ रहे हो? मार्केट में बुक ही नहीं है, सिलेबस चेंज हो गया। अरे आप पहले बुक दे दो फिर सिलेबस चेंज कर दो, बताओ 1 महीना ऐसे बर्बाद हो गया। बर्बाद नहीं हुआ, हम लोग अच्छा चैप्टर पढ़े, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी सीखे। बताइए, सरकार आपके भविष्य के साथ खेल रहा है, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आप इंस्टाग्राम में रील देखने में व्यस्त हो, है कि नहीं? आप गाना सुन रहे हो, डू यू वांना बी माय छमक छल्लो ओ, आप रील देख रहे हो किताब आया नहीं है इधर, बताइए। इधर नेपाल का पीएम डांस कर रहा है, आप उसका डांस देख रहे हो, और डांस बड़ा ट्रेंड कर रहा है, नहीं कौन सा डांस है वो, है ना, जिसमें वो मूव करता है ना पैर की मदद से लेफ्ट राइट, मतलब डांस देखे हो ना, उसको हम भी सीखेंगे, नेक्स्ट वीक तक सीख जाएंगे, है कि नहीं? चलो बहुत अच्छे है ना, आप लोग भी सीखना, है कि नहीं? है ना, गाना गाते रहना चाहिए, डांस वांस सीखते रहना चाहिए, है कि नहीं? और टाइम पे पढ़ाई करते रहना चाहिए। चलो देखो यहां पे लिखा हुआ है द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वियर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड? यस, फ्रांस में ऐसा हुआ। फ्रांस में हमने देखने को मिला ना, जो याद है आपको, वो जो सैंस क्यूलॉट्स थे, जो जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे, उन्होंने अपना ड्रेस पहनना चेंज कर दिया था ना, वो क्या पहनने लगे थे? स्ट्राइप्ड, लॉन्ग स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स, है कि नहीं? क्या दिखाना चाहते थे वो, कि जो नोबल क्लास है उसका पावर कम हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? आप फैशनेबल चीज पहनो, हम बिना फैशनेबल पहने हुए ठीक है, समझ में आ रहा है ना?
उसके बाद देखो लैंग्वेज चेंज हुआ कि नहीं फ्रांस में? हुआ। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था ना, तो उस समय के जो नेशनलिस्ट थे, ताकि फ्रांस में यूनिटी क्रिएट हो सके, वो फ्रांस के लोगों को बोल रहे थे कि आप लोग अपना लोकल लैंग्वेज बोलना बंद करिए, सब लोग क्या बोलना स्टार्ट करिए? फ्रेंच, ताकि लोगों में यूनिटी बढ़े। तो लैंग्वेज भी चेंज हो रहा था। क्या बुक्स चेंज हो रहा था? बिल्कुल। हम लोग देखेंगे इसी टॉपिक में जब पढ़ेंगे कि 17 ध्यान से सुनो, 1789 के पहले सेंसरशिप था। क्या न्यूज़पेपर में छपेगा, कौन सा बुक छपेगा, कौन सा सॉन्ग्स लिखा जाएगा, कैसा प्लेस होगा फ्रांस में, ये सबको एक किंग का डिपार्टमेंट था, सेंसरशिप डिपार्टमेंट। वो हर चीज को देखता था कि कहीं कुछ मोनार्की के अगेंस्ट तो नहीं है, तब उसको छपने दिया जाता था। लेकिन 1789 के रिवॉल्यूशन के बाद ये सब सेंसरशिप खत्म हो गया। फ्रांस में नया नया बुक न्यूज़पेपर में जो मन कर रहा है लोग वो छाप रहे हैं, मोनार्की के अगेंस्ट छाप रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में छाप रहे हैं, रिपब्लिक के बारे में प्रिंट हो रहा है न्यूज़पेपर में। समझ में आ रहा है ना? तो बुक्स चेंज हुआ। समझ में आ रहा है ना? तो देखो इस टॉपिक में आगे रीड करेंगे तो समझ में आएगा। देखो, द इयर्स फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सॉ मेनी सच चेंजेस in the lives of men, women and children. The revolutionary governments took it upon themselves to pass laws that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice. जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट था वो चाह रहा था कि लिबर्टी और इक्वालिटी हमें हर जगह देखने को मिले। डेली का जो हमारा लाइफ का काम होता है उस काम में हमें देखने को मिले क्या? लिबर्टी एंड इक्वालिटी। समझ में आ रहा है ना? देखो लिखा हुआ है, वन इंपॉर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ द बैस्टिल इन द समर ऑफ 1789 was the abolition of censorship. आपको याद है ना 1789 में महल तोड़ने चला गया था ना आदमी? कौन सा वो मैंशन था, महल था? बैस्टिल, द फोर्ट ऑफ बैस्टिल। गुस्सा में तोड़ दिया था ना सब। जैसे ही बैस्टिल का फोर्ट टूटा तो पब्लिक का ये भी डिमांड था क्या, कि ये सब जो सेंसरशिप लगा हुआ है कि न्यूज़पेपर में क्या प्रिंट होगा, बुक्स में क्या प्रिंट होगा, ये सेंसरशिप अबॉलिश हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। और फिर ये सेंसरशिप अबॉलिश हुआ भी। उसके बाद नेक्स्ट देखो, इन द ओल्ड रिजीम आपको पता है ना किसको बोलते हैं? ओल्ड रिजीम मतलब ओल्ड गवर्नमेंट। फ्रांस में 1789 के पहले का जो गवर्नमेंट था उसको बोला जाता है ओल्ड रिजीम। समझ में आ रहा है ना? इन द ओल्ड रिजीम ऑल रिटन मटेरियल्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज, जितना भी रिटन मटेरियल था और जितना भी कल्चरल एक्टिविटी था, जैसे क्या क्या, बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेस, they could be published or performed only after they had been approved by the censors of the kings. अगर किंग का डिपार्टमेंट अप्रूव कर देगा, नहीं ये बुक सही है, ये न्यूज सही है, न्यूज़पेपर में छपना चाहिए, हाँ ये प्ले का थीम सही है, ये सॉन्ग सही है, वही सब सिर्फ पब्लिश होगा। किंग का सेंसर डिपार्टमेंट जिसको मना कर देगा वो पब्लिश नहीं हो सकता है। तो 1789 के बाद ये सेंसरशिप क्या हो गया? खत्म हो गया। उसके बाद देखो क्या होने लगा। देखो लिखा है 1789 के बाद 1791 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो देखो लिखा है, नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी अ नेचुरल राइट। जब फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया गया है ना विराट 1791 में, उस कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ था? डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। और उसमें किसका बात किया हुआ था? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जिसका जो मन में आए वो बोल सकता है, जिसका जो मन में आए वो एक्सप्रेस कर सकता है। बस ध्यान रखना कि वो चीज किसी और के लिबर्टी को हैम्पर ना करे।
मतलब आप कुछ भी बोल सकते हो, तो इसका मतलब क्या किसी को गाली देना चालू कर दोगे? नहीं, समझ में आ रहा है ना? तब आप सामने वाले के लिबर्टी को हैम्पर कर रहे हो। हाँ, अगर सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है या आप किसी कोई सही चीज को प्रोपगेट करना चाह रहे हो तो आप उसको खुल के बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर इंडिया में गवर्नमेंट कुछ गलत करता है तो आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? बोल सकते हो, आपको कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में लिबर्टी है, फ्रीडम है। समझ में आ रहा है ना? इसके बाद देखो नेक्स्ट, तो यही देखो इसके बाद क्या हुआ। 1789 के बाद न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स flooded the towns of France from where they traveled rapidly into the countryside। अब पूरे फ्रांस में ढेर सारा न्यूज़पेपर और बुक प्रिंट होने लगा है ना नन्या? अब पूरे फ्रांस में ढेर सारा न्यूज़पेपर और बुक प्रिंट होने लगा। जिसका जो थॉट है, जो गवर्नमेंट के बारे में जो जैसा सोच रहा है, जो चीज उसको गवर्नमेंट में गलत लग रहा है, वो सब वो लोग लिख लिख के प्रिंट कर रहे हैं बुक्स में और न्यूज़पेपर्स में। यानी जो भी सेंसरशिप था वो सब खत्म हो गया। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? बहुत अच्छे। तो यही सब इंपॉर्टेंट था इस टॉपिक में कि सेंसरशिप खत्म हो गया। बाकी इसमें और भी कुछ कुछ लिखा हुआ है, वो आप रीड कर लेना। इसके बाद देखो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, कंक्लूजन दे रखा है। नेक्स्ट पेज पे क्या दे रखा है? और उसी कंक्लूजन में देखो घोड़े पे सवार आपको एक दिखाई दे रहा होगा, एम्परर। किसका पोर्ट्रेट है ये? नेपोलियन बोनापार्ट। देख रहे हो ना? एकदम जोरदार जनरल दिखाई दे रहा है कि नहीं? वैसे इसका घोड़ा भी एकदम जोरदार है। समझ में आ रहा है ना? पेज नंबर 23 पे देखो, दिखा? चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो। नहीं दिखाई दे रहा है? एक लेंस आता है, मैग्नीफाइंग ग्लास, उसको खरीदो, उसे मैग्नीफाइंग ग्लास उसके चेहरा पे रखना, उसका चेहरा एकदम साफ दिखाई देगा। हाँ, नेट पे सर्च कर लेना। समझ में आ रहा ना? नेपोलियन बोनापार्ट है ना? जब मैं क्लास 10th में था ना, तो उस समय बोर्ड से आया था नेपोलियन बोनापार्ट पे ही प्रोजेक्ट बनाना था। ऐसा प्रोजेक्ट मैं बना दिया था ना, ऐसा प्रोजेक्ट बना के जमा कर दिया था, मेरे टीचर भी देखा तो चौंक गया, अरे भाई तो खतरनाक बना दिया भाई। और उसमें ये वाला भी फोटो लगाए थे हम, कलर प्रिंट करके निकलवाए थे साइबर कैफे जाके, पूरा एक पेज निकलवाए थे बड़ा वाला। समझ में आ रहा है ना? यही वाला फोटो चिपकाए थे उसमें एकदम नेपोलियन का। समझ में आ रहा है ना? टीचर सब जब देखा ना, अरे भाई तो गजब है एकदम। समझ में आ रहा है ना? फिर चेक करके सब हमको दे दिया वापस। तो फिर मेरा प्रोजेक्ट है ना, फिर मेरे परिवार में कई आने वाला पीढ़ी यूज किया उसको। समझ में आ रहा है ना? है ना? नेपोलियन बोनापार्ट, है कि नहीं? तो इसके बाद कंक्लूजन है। ये सब कंक्लूजन आप थोड़ा रीड करना खुद से, ठीक है ना? तो अभी के क्लास में ही तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग सिविक्स स्टार्ट कर देंगे, दैट इज डेमोक्रेसी। समझ में आ रहा है ना? श्रुति क्लियर है ना यहाँ तक? वेरी गुड। हाँ, सिविक्स लेके आना।